हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और हमने हिंदी साहित्य शुरू किया हुआ है, उसी की जो है आज क्लास नंबर 51 रहने वाली है। और अभी तक जो है 50 क्लासेस में अपलोड कर चुकी हूं। और मेरे पास एक कमेंट आया था कि मैम आप प्लेलिस्ट का लिंक शेयर कीजिए जहां से हम TGT या PGT एस्टेट के लिए सारी क्लासेस देख सकें। तो 133 वीडियो की मैंने एक प्लेलिस्ट डाल रखी है। उसमें लगभग मतलब पढ़ा रखा है पूरा, लेकिन अभी मुझे ध्यान नहीं है कि कुछ क्लासेस अगर रहती हैं तो उसमें ये है कि 133 क्लासेस के फ्रंट में ही मैंने सिलेबस की वीडियो डाल रखी है। तो आप सिलेबस से देख के कर सकते हैं। और अगर वहाँ से आप नहीं करते हैं तो जो ये 51 क्लासेस की मैं जो प्लेलिस्ट बना रखी है TGT PGT एस्टेट AMRS LT ग्रेड के नाम से, तो ये इसमें मैंने हिंदी साहित्य बिल्कुल शुरू किया हुआ है। और इसमें आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल का पद्य के विकास क्रम से यहाँ तक मैंने पूरा करवा रखा है। इसका बस लास्ट टॉपिक चल रहा है, ये नई कविता। तो दोस्तों ये होते ही फिर ये हो जाएगा। उसके बाद फिर हम गद्य खंड को शुरुआत कर देंगे, जिसमें कहानी, नाटक, निबंध वगैरह हैं। तो आपका ये पूरा जो है सिलेबस हो जाएगा। इसके साथ ही आप जब तक भारतीय काव्य शास्त्र पढ़ लें, जिसके अंदर रस, छंद और अलंकार वगैरह हैं। और ये काव्य शास्त्र की मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो की मैं शुरुआत करती हूँ। नई कविता हमने पढ़ाना शुरू कर रखा है। और नई कविता और प्रयोगवाद का संबंध मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि नई कविता और प्रयोगवाद के कवियों को हम अलग अलग नहीं कर सकते। तो इससे पहले की वीडियो में मैंने आगे पढ़ाया था, फिर हमने मुक्तिबोध पढ़ा था। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम शमशेर बहादुर पढ़ेंगे, जो कि दूसरे सप्तक के कवि हैं। तो सबसे पहला ही पॉइंट है और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि प्रेम और सौंदर्य का कवि शमशेर बहादुर सिंह को किस नाम से जाना जाता है, मतलब किस प्रकार के कवि थे। तो ये प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं। शमशेर बहादुर सिंह के प्रमुख काव्य संग्रह, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं। तो एक बार इन्हें पढ़ लेते हैं, फिर इनकी थोड़ी सी ट्रिक बनाने की कोशिश करेंगे। तो कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, तो इस तरीके की रचनाएं तो पूछते नहीं है पेपर में। चुका भी हूँ नहीं मैं, चुका भी नहीं हूँ मैं, इतने अपने पास, उदिता अभिव्यक्ति का संघर्ष, बात बोलेगी काल तुमसे होड़ है मेरी, कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ, सुगुन की तलाश। तो अब मैंने इसकी 4-5 ही रचनाएं याद की थी और वही पेपर में पूछे जाती हैं, कोई बहुत ज़्यादा नहीं। तो इसकी रचनाएं सबसे पहले इम्पोर्टेंट है। चुका भी हूँ नहीं मैं, कह रहा है कि अभी मैं चुका भी नहीं हूँ, इतने पास तुम मेरे आ गई हो, उदिता। ठीक है, उदिता को कहता है कि अभी तो चुका भी नहीं हूँ मैं, फ्री भी नहीं हुआ हूँ, तुम इतने पास मेरे आ गई हो, और तुम्हारे मन में क्या बात है, बात बोलेगी काल तुझसे होड़ है मेरी। और फिर बस मैंने यहीं तक की थी। उसके बाद ये दो और कर लें आप, कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ और सुकून की तलाश। इस तरीके से आप अपनी ट्रिक बनाकर इन्हें याद कर सकते हैं। तो अब दोस्तों शमशेर बहादुर के संदर्भ में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग कथन कहे, क्योंकि हर कवि के बारे में देखो टिप्पणी तो करना है कवियों का, विद्वानों का काम ही है। तो किस विद्वान ने शमशेर बहादुर को क्या कहा है, और ये प्रश्न भी सीधे तौर पर जो है परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो शमशेर कवियों का कवि है, ये बात किसने कही, आज्ञे ने कही। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कथन है, आपसे पेपर में पूछ सकते हैं कि शमशेर कवियों का कवि है, ये कथन किसने कहा। तो ये आज्ञे ने कहा। मलियज ने क्या कहा इनके बारे में, से शमशेर मूड्स के कवि हैं, किसी विजन के नहीं है। विजन मतलब जहाँ पर कोई जन नहीं रहता, बिल्कुल निर्जन। ठीक है, तो कह रही है मूड के कवि हैं। तो ये तो पेपर में कम ही पूछा जाता है, लेकिन आगे वाला जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर मुक्तिबोध जी क्या कहते हैं, शमशेर की आत्मा ने अपनी अभिव्यक्ति का एक प्रभावशाली भवन अपने हाथों तैयार किया है। अभिव्यक्ति होती है अपने विचारों को प्रकट करना। ठीक है, तो शमशेर की आत्मा ने क्या किए हैं, अपने खुद के विचार, एक प्रभावशाली भवन अपने हाथों से तैयार किया है। उस भवन में जाने से डर लगता है, उसके गंभीर प्रयत्न साध्य पवित्रता के कारण। तो ये कथन है गजानन माधव मुक्तिबोध जी का, जो कि शमशेर बहादुर के बारे में कहते हैं। इस तरह से आपको याद रखना है। और भी शमशेर बहादुर ने इनके बारे में 2-3 बातें बोली हैं मुक्तिबोध ने। वो क्या है, मुक्तिबोध ने दूसरा कथन क्या कहा है इनको लेकर, कि शमशेर की मूल मनोवर्ती एक इम्प्रेशनिस्ट
चित्रकार की है, इम्प्रेशन से बना है ये, इम्प्रेशनिस्ट चित्रकार की है। इनकी जो मूल मनोवृत्ति है वो किस प्रकार की, एक स्पेशल इम्प्रेशनिस्ट चित्रकार की है। तो ये कथन भी मुक्तिबोध का है। फिर मुक्तिबोध ने तीसरा कथन क्या कहा है कि परिणय जीवन का प्रसंगबद्ध रसवादी कवि है। इनको रसवादी कवि कहा है। किसने कहा है? मुक्तिबोध ने शमशेर बहादुर को। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। विष्णु खरे कहते हैं शमशेर की शमशेरियत, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। रामचंद्र तिवारी का भी आज तक पूछा नहीं गया है कि शमशेर का गद्य हिंदी का जातीय गद्य है, ये आप याद कर सकते हैं। उसके बाद रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन जरूर पेपर में पूछा जाता है। इन्होंने क्या कहा है शमशेर को लेकर? भाषा में बोलचाल के गद्य का लहजा और लय में संगीत का चरम अमूर्तन, इन दो परस्पर प्रतिरोधी मन स्थितियों को इनकी कला साधती है। गद्य का लहजा और लय में संगीत का चरम अमूर्तन, इन दो परस्पर प्रतिरोधी, मतलब ये अलग अलग हैं। गद्य के अंदर लहजा हो ही नहीं सकता, क्योंकि गद्य रचनाएं जो होती हैं ये विचारपरक होती हैं, और जो पद्य रचनाएं होती हैं इनमें भावों की अनुभूति होती है। लेकिन इन दोनों को मिलाकर इन्होंने एक साथ, इनकी कला ही, इससे इनकी कला का ही पता चलता है। तो ये कथन कहा है रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। ठीक है, अब और देख लेते हैं। शमशेर बहादुर सिंह ने लिखा है, शमशेर बहादुर सिंह ने लिखा है, टेक्निक में एजरा पाउंड शायद मेरा सबसे बड़ा आदर्श बन गया। एजरा पाउंड जो है ये भी इंग्लिश का एक कवि है, और इन्होंने क्या कहा है कि टेक्निक में एजरा पाउंड शायद मेरा सबसे बड़ा आदर्श बन गया है। जिसको फॉलो करता है ये, वो कौन है? एजरा पाउंड है। याद रखना दोस्तों, ये भी पेपर में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट कथन है। उसके बाद नेक्स्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट शमशेर बहादुर के खुद की कथन है ये। शमशेर बहादुर ने खुद ने क्या कहा है कि मैं उर्दू और हिंदी का दोआब हूँ। ये इम्पोर्टेंट है। उर्दू और हिंदी का दोआब कवि कौन है? ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अभी तक हमने शमशेर बहादुर के जो है काव्य संग्रह पढ़े थे, तो अब देखते हैं कि इनकी चर्चित कविताएं कौन सी हैं। तो टूटी हुई बिखरी हुई, अमन का राग एक लंबी कविता है। एक पीली शाम, धूप कोठरी के आईने में खड़ी, घिर गया है समय का रथ, समय साम्यवादी। तो दोस्तों एक एक कविता की रचना इतनी यहाँ से आपसे नहीं पूछी जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप हो जाती है और टीजीटी पीजीटी एस्टेट में इस तरीके से नहीं पूछी जाती हैं। इनका जो कविताओं का संग्रह है जो मैंने अभी आपको बताया था, इतने पास चुका भी नहीं हूँ, काल तुझसे ओढ़ मेरी, ये वाला उदिता वाला, वो वाले जो इनके काव्य संग्रह हैं वही पूछे जाएंगे। तो याद करना चाहें तो आप कर सकते हैं, मैं तो आपको मना नहीं करूँगी। ठीक है, उसके बाद है कहानीकार उदय प्रकाश ने भवानी प्रसाद मिश्र को अब भवानी प्रसाद मिश्र चल गया, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट कवि है। इनकी एक सिंगल रचना का नाम देकर भी पूछा जाता है कि ये किसकी रचना है। ठीक है, क्रम से व्यवस्थित करनी भी आती हैं, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आज हमने शमशेर बहादुर को पढ़ा, और उसके बाद दूसरा कवि हम पढ़ रहे हैं भवानी प्रसाद मिश्र। तो भवानी प्रसाद मिश्र को उदय प्रकाश ने क्या कहा है? कविता का गांधी कहा है। इम्पोर्टेंट कथन है, लेकिन उन्होंने खुद को गांधी का बेटा कहा है। उदय प्रकाश ने भवानी प्रसाद को कविता का गांधी कहा है, और इस गांधी का बेटा इन्होंने अपने आप को कहा है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको समझ में भी आ रहा होगा, और वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। और आप लोगों के बहुत अच्छे अच्छे मेरे पास कमेंट भी आ रहे हैं मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कि कई बच्चे ने कमेंट कर रखा था कि मैम मैं आपकी वीडियो से ही पढ़ रही हूँ और मेरा टीजीटी एस्टेट भी क्वालिफाई हो गया। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अगर आप इत्मीनान से, कंसंट्रेशन से पढ़ेंगे तो आपका पीजीटी एस्टेट भी पास बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, देखो इनकी इम्पोर्टेंट रचनाएं कौन कौन सी हैं जो मैंने पढ़ी थी। गीत फरोश, चकित है दुख, गांधी पंचशती, बुनी हुई रस्सी, खुशबू की शिलालेख, व्यक्तिगत, अनाम तुम आते हो, परिवर्तन जिए, और मानसरोवर के दिन, कालजयी, ये पढ़े थे मैंने। अनाम तुम आते हो और कालजयी, ये कविताएं मैंने याद करी थी, तो आप भी ये कर लें, इनसे भी आपका चल जाएगा। ये इनके काव्य संग्रह हैं। भवानी प्रसाद जो है गीत फरोश गाता है, गीत फरोश के गीत गाता है। उसको सुनकर चकित है दुख भी, मतलब दुख भी उनसे दूर भाग जाता है। गांधी पंचशती पर ये गीत गाता है, और बुनी हुई रस्सी उसके हाथ में है।
खुशबू के शिलालेख और अनाम तुम आते हो। ये भाई सिंगल याद करने पड़ेंगे, इनकी कोई ट्रिक नहीं जुड़ेगी। परिवर्तन जिए और मानसरोवर के दिन, बस कालजयी। कालजयी इंपॉर्टेंट है, ये इनके खंड काव्य है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि कालजयी रचना किस प्रकार की रचना थी। खंड काव्य है। खंड काव्य में होता है कि जैसे एक रचना है, उसके दाएं बाएं कई सारी कहानियां उसके जोड़कर एक संपूर्ण कहानी की तरफ पहुंचती हैं। तो इनमें से किसी एक खंड को लेकर, एक भाग को लेकर जब कोई रचना लिखी जाती है तो उसे खंड काव्य कहते हैं। ठीक है, तो ये कालजयी है। ठीक है, और आत्मजयी जो है वो कुंवर नारायण की है। इनमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। भवानी प्रसाद की जो है काल, भवानी मतलब माता, और सब काल पर विजय प्राप्त कर लेती है, ऐसे आप ट्रिक से याद रखें। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भवानी प्रसाद मिश्र को सहजता का कवि कहा जाता है। ये कथन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि भवानी प्रसाद मिश्र को सहजता का कवि कहा जाता है। भवानी प्रसाद मिश्र की चर्चित कविताएं कौन कौन सी हैं? कमल के फूल, सतपुड़ा के जंगल, वाणी की दीनता, टूटने का सुख, गीत फरोश। ये इम्पोर्टेंट है भाई। सतपुड़ा के जंगल ये हम जब सरकारी स्कूल में पढ़ते तो हमारी हिंदी की बुक में थी। वाणी की दीनता, कमल के फूल। ठीक है, इसकी ट्रिक तो आसानी से बन जाएगी। कमल के फूल खिले हुए सतपुड़ा के जंगल में, उनके टूटने का सुख है, दुख है मतलब गीत फरोश। ये तो कविता आपको याद ही हो गई होगी इनकी। ठीक है, अगला और तीसरा कवि आता है नरेश मेहता। ये भी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी इम्पोर्टेंट। इनकी रचनाएं आप ज़रूर याद कर लें अगर आप पीजीटी एस्टेट क्वालिफाई करना चाहते हैं तो। फिर से आपको कह रही हूँ, नरेश मेहता नए कवियों में महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न हैं। कौन कौन सी हैं? काव्य संग्रह कौन कौन से? वन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, मेरा समर्पित एकांत, चैत्या और उत्सवा। ये भी मैंने ऐसे ही याद कर रखी थी। हे वन पाखी, नरेश मेहता कहते हैं कि हे वन पाखी, बोलने दो चीड़ को, तुम उसे रोको मत, वो मेरा समर्पित एकांत है, मतलब मैं मेरे एकांत में उस चीड़ की आवाज़ को सुनना चाहता हूँ। मुझे एक उत्सव जैसा लगता है, चैत के महीने में एक उत्सव जैसा लगता है। यही ट्रिक मैंने की थी, आप भी इस ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं। अब इनके प्रबंध काव्य कौन कौन से हैं? संशय की एक रात बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। और महाप्रस्थान, प्रवाद पर्व और शबरी। अब ये मैंने कैसे याद किया था कि संशय की एक रात मतलब रात्रि के एक संशय में महाप्रस्थान कर जाती है कौन? सबरी, प्रवाद पर्व पर। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसे कर सकते हैं। समय देवता शीर्षक कविता इनकी एक लंबी कविता है जिसमें धरती के विभिन्न भागों की सांस्कृतिक राजनीतिक स्थिति का सिनेरियो प्रस्तुत किया गया है। समय देवता काफ़ी इम्पोर्टेंट रचना है इनकी और ये एक लंबी कविता है। इसमें क्या कहा गया है? धरती के विभिन्न भागों की सांस्कृतिक और राजनीतिक स्थिति का सिनेरियो प्रस्तुत किया है। ठीक है, अगला कवि आता है नरेश मेहता और आज हम यहीं पर इस वीडियो का विराम करेंगे क्योंकि इसमें काफ़ी रचनाएं हो जाती हैं जो आपको याद करने में भी दिक्कत देंगी और छोटी छोटी अगर वीडियो हैं तो आपको आसानी से लिखी भी जाती हैं, नोट्स भी बन जाते हैं और आपको याद भी हो जाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।